करेंगे कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। कोरोना को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। प्रयागराज में स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर। एम्बुलेंस न मिलने के चलते मरीज की मौत। कॉल करने के 5 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस। छपरा में नाइट कर्फ्यू का जमकर उड़ाया मजाक। बारबालाओं का डांस का आयोजन। ना दिखा मास्क, ना दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मिली डीएम और एसपी को बड़ी जिम्मेदारी। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे पदाधिकारी। लोगों से की कोरोना से जंग में मदद की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में कोरोना वायरस की बेहद चिंताजनक स्थिति के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर बनाई जा रही रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी, ऑक्सीजन आपूर्ति, दवा की उपलब्धता और कई तरीके के मुद्दे पर चर्चा होगी। बिहार कैबिनेट की आज अहम बैठक है। लगातार कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार आज भी एक कैबिनेट की बैठक करेंगे जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और कोरोना को लेकर अहम चर्चा की जाएगी। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये एक अहम बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके की कोरोना से फिलहाल स्थिति बनी हुई है, ऐसे में लगातार कोशिशें यही की जा रही है सरकार के द्वारा कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और इसी कड़ी में आज दोपहर 1 बजे सीएम नीतीश कुमार एक अहम बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और बताया ये भी जा रहा है कि इसमें कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दवाइयों की उपलब्धता, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद। कुमार, जिस तरीके की फिलहाल बिहार में स्थिति है कोरोना को देखते हुए, ऐसे में सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं और 1 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी? ताजा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 4 दिनों से लगातार बैठक कर रहे हैं और आज ऐसे में कैबिनेट की बैठक है तो कई एजेंडों पर आज मुहर लगने की पूरी संभावना है। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक ठीक 1 बजे से है और 1 बजे के बाद प्रेस ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किन किन मुद्दों पर मुहर लगी है। तो कई ऐसे विभाग हैं और खास करके इस वक्त जो स्वास्थ्य महकमे में की कुछ अलग अलग चीजों की इमीडिएट मुहर लग सकती है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, उनकी भरपाई कर सकती है। इस कैबिनेट की बैठक के जरिए मुख्यमंत्री इसकी भरपाई कर सकते हैं और जो रोजगार के जो सृजन के जो अवसर हैं तो उसको लेकर के उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है और कई मुद्दों पर सरकार अपने फंड को भी रिलीज कर सकती है। तो बिना कैबिनेट के विस्तार के, बिना कैबिनेट की मुहर के जो कोई काम पूरा नहीं होता। इसलिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक है। बैठक में कोरोना के ऊपर, कोरोना को लेकर के आने वाले कुछ दिनों में वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या होगी, इनको लेकर के भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जाता है। जी राज कुमार, 1 मई से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है 18+ लोगों का, क्या उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आपको पता ही है कि 18 साल से ऊपर 44 साल के लोग जो इंतजार कर रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर के, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने साझा तौर पर ये ऐलान किया था कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 1 मई से लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन मिलने लगेगा। लेकिन क्योंकि जो डोज है वो तो सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है फिलहाल। और आपको पता है कि टीकाकरण की शुरुआत वैक्सीन की आपूर्ति पर निर्भर करेगी। वैक्सीन की आपूर्ति फिलहाल अभी संभव होती नहीं दिख रही है। राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ डोज देने के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन कंपनी ने कहा है कि एक साथ इतने डोज नहीं प्रोवाइड किए जा सकते। तो ऐसे में राज्य स्वास्थ्य समिति आगे क्या निर्णय लेगी, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से आप देखिए कि जो साइट है
जिस पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, वो साइट पे लोड इतना है कि अभी एक बार में ही करोड़ों लोगों ने उस वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो लिहाजा रजिस्ट्रेशन के साथ ही क्योंकि 18 से 44 का जो उम्र के लोग हैं उसमें करोड़ों लोग शामिल हैं, और ऐसे में जो कंपनी बना रही है सीरम कंपनी, तो वैक्सीन कितना बना पाती है, तो क्या वो सभी लोगों को मिल जाएगी? तो हो सकता है सरकार कुछ इसमें फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार को चाहिए था कि जिस तरह से 45 से पहले उन्होंने 60 के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दी, तो एक कैटेगरी निकल गई, उसके बाद 45 के ऊपर, और अब धीरे धीरे उनको एक 10 साल का और रिड्यूस करके 35 प्लस को देना था, फिर 25 प्लस। तो अचानक से 18 से 44 के बीच के दायरे में बहुत सारे लोग हैं। लिहाजा कैबिनेट की इस बैठक में इस बात को लेकर के भी अपनी बात रखी जा सकती है कि किस तरह से इस मामले को इस तरह जो है सहज ढंग से किया जा सकता है। तो कई ऐसी चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके बिहार के लिए, और बिहार की जो ये घड़ी है बेहद चिंताजनक है। कोरोना का विस्फोट है, बेलगाम रफ्तार है, और इस बेलगाम रफ्तार के बीच में सरकार का जो सरकार कैबिनेट की इस रफ्तार के जरिए कितना कुछ इम्प्लीमेंट कर पाती है, ये भी देखना होगा। क्योंकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की दवाइयां या बेड, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा है, निशाना साध रहा है, तस्वीरों को बता रहा है। इसके अलावा आप देखिए जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार दौरा कर रहे हैं और मरीजों के परिजनों से बात कर रहे हैं। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर के बिहार के अंदर भी आरोप प्रत्यारोप राजनीति का दौर है, लेकिन फिलहाल स्थिति बिहार के अंदर बहुत खतरनाक है। बिहार की स्थिति बेलगाम है, बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से बिहार में कोरोना के जो आंकड़े वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है। और ऐसे में 1 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, बिहार के लिए काफी अहम फैसले इसमें निकल के आ सकते हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी जिले के डीएम और एसपी को दी है। लोगों के द्वारा नई गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर समस्तीपुर के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन सड़कों पर नजर आए और साथ ही लोगों से सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। दुकानों को बंद करवाने का, तो आज हम लोगों को जागरूक करवा रहे हैं, और कल से जो नहीं मानेगा फाइन और जो बाकी दंडात्मक कार्रवाई है, और जरूरत पड़ेगी तो एपिडेमिक एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के नीचे उनके ऊपर एफआईआर भी किया जाएगा जो कि इन निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे। हम लोग देखे थे, लोग अनुपालन भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा, लगभग सभी दुकानें बंद हैं, अच्छा अवेयरनेस है लोगों में। 1-2 जो खुली हुई उनको हम बता रहे हैं, लेकिन अच्छा अनुपालन हो रहा है। मुंगेर के सफियाबाद ओपी क्षेत्र में भागलपुर की तरफ से आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। इस घटना में सड़क किनारे खड़ा एक युवक की मौत हो गई और खलासी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दुर्घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोशित हो गए और इधर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पता नहीं है सर। कौन चला रहा था गाड़ी? ये चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था, हम सोए हुए थे सर। ड्राइवर किसी और को देके गाड़ी चला रहा था? हाँ। दूसरे को? नहीं सर, वही ड्राइवर चला रहा था। वो कैसे चला रहा है, क्या किया नहीं किया, हमको उतना लगा। जब घटना घटा तब गाड़ी जब पलटी खाया तब हम लोग को थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ा नींद टाइप पे आने लगा था, तो थोड़ा सा हम लोग बैठे थे तो पता नहीं, जब घटना घटा तब हम लोग को पता चला। आप लोग को कहाँ जाना था? कहाँ से चले थे आप लोग? हम लोग भागलपुर से चले थे। कहाँ जाना था आपको? हम लोग के वैसे जाना है। आपको कहाँ जाना था? हमको पलामू जाना था। सड़क किनारे खड़े युवक की मौत हो गई। इस पूरे हादसे में मुंगेर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई बस और इसके बाद एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने, जहां अनियंत्रित होकर बस पलटकर गड्ढे में गिर गई और इस पूरे
हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुंगेर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं प्रयागराज की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह बदहाल हैं, इसका जीता जागता उदाहरण करेली इलाके में देखने को मिला, जहां एम्बुलेंस की लापरवाही से एक शिक्षक की मौत हो गई। दरअसल शिक्षक की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस को कॉल किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस शिक्षक के मौत के भी 5 घंटे बाद वहां पहुंची, जिस वजह से वहां के लोग आक्रोशित हो गए। बताया जा रहा है कि प्रयागराज का ये पूरा मामला है, जो एम्बुलेंस की लापरवाही के चलते एक शिक्षक की मौत हो गई और किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रयागराज में बदहाल हो चुकी है, ये उसकी तस्वीरें हैं। मौत के 5 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची और बताया जा रहा है कि कॉल करने के बाद भी सुविधा नहीं मिल पाई और शिक्षक की मौत हो गई। लगातार यूपी सरकार दावे कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे तरीके से दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है, ये धरातल पर सरकार की तस्वीर को बयान कर रही है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष पांडे फोन लाइन पर मौजूद। पीयूष, जिस तरीके से सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त है, ऐसे में एम्बुलेंस की लापरवाही के चलते शिक्षक की मौत हो गई और मौत के भी 5 घंटे बाद एम्बुलेंस वहां पर पहुंची। जी राखी, आपको बता दें कि जो विनय पांडे हैं ये शिक्षक थे और कोरोना काल की जो इस समय महामारी चल रही है, इसमें जिस प्रकार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है और एवं उनसे चुनाव में ड्यूटी ली गई, उन्होंने भी चुनाव में ड्यूटी की थी। उसके बाद उनका जो है स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस 5 घंटे लेट से पहुंची, जिसके कारण कि उनकी मृत्यु हो गई। और परिवार में काफी रोष है इस बात को लेकर कि जहां सरकार एक तरफ कहती है कि स्वास्थ्य सेवाएं हम एकदम उत्तम बना के रखेंगे, वहीं पे अगर किसी इमरजेंसी में फोन किया जाता है तो एम्बुलेंस 5 घंटे लेट से पहुंचती है। इस महामारी में अगर तुरंत किसी को इलाज नहीं मिलता है तो आप जान सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति हो सकती है। जी राखी, बिल्कुल पीयूष, जिस तरीके से यूपी सरकार दावे करती है, सीएम योगी ये कहते हुए नजर आते हैं कि यूपी में बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, एम्बुलेंस की कमी नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से प्रयागराज का ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है। जी राखी, आपको बता दें कि इनके परिवार में एक छोटी बच्ची है, इनके वाइफ है और एक छोटा बच्चा है, एक 12 साल की बच्ची, एक छोटा बच्चा है। इन्होंने सभी नंबरों को डायल किया, 112 से लेकर जितने भी नंबर इनके पास कोविड सेंटर से लेकर सभी को फोन किया, लेकिन कहीं से कोई भी इनको मदद नहीं मिली। सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया कि हाँ हम पहुंच रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में 5 घंटे की देरी हो गई और 5 घंटे की देरी के बाद कहीं प्रशासन जागा और तब एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाई, जिससे कि एक बहुत ही दुखद समाचार हमारे बीच में आया कि हमारे शिक्षक जो थे वो नहीं रहे। और इसको लेकर मोहल्ले में और अगल बगल में काफी रोष व्याप्त है कि कम से कम इलाज तो मुहैया कराए सरकार। ठीक है, महामारी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इलाज के लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए। इतने पैसे आज एसआरएन में 300 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया इलाहाबाद में मुख्यमंत्री के द्वारा, आखिर वो पैसे कहाँ गए हैं? क्यों नहीं इन व्यवस्थाओं में लगाए जाते हैं और क्यों नहीं इनको सुचारू रूप से अच्छा किया जाता है जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके? पीयूष, क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है? जिस तरीके से आपने बताया कि 5 घंटे बाद प्रशासन जागा, तो फिलहाल क्या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है? जी, अधिकारी तो कोई नहीं पहुंचा है, फोन पे ही उन्होंने जो है आश्वासन दिया है, लेकिन अब आश्वासन और बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता राखी। जब जिसके लिए उनको फोन किया गया, इवन जितने भी अधिकारियों के नंबर उन लोगों के पास थे सभी को फोन किया, परंतु सभी ने आश्वासन दिया लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पाया। और एम्बुलेंस की जो देरी थी वही उनकी मौत का कारण बन गई। हो सकता है एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो हो सकता है विनय पांडे जी की जान बच जाती, परंतु एम्बुलेंस क्यों देर से हुई इसका भी कोई ठोस कारण नहीं मिल पा रहा है कि क्यों नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस, और इसके कारण से जो है विनय की मौत हो गई। और इसके लिए हम सराहना करना चाहेंगे मोहल्ले वासियों की, जो कि सारे एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उन्होंने आगे आकर जाति धर्म को छोड़कर पूरी तरीके से इनकी मदद की। अंतिम संस्कार में जहाँ पे रिश्तेदार मुंह मोड़ लिए थे, वहीं पे एक मिसाल कायम करते हुए हिंदू एक
मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए मुस्लिम भाइयों ने खुद आगे बढ़ चढ़कर उनका दाह संस्कार कराया। पीयूष, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं छपरा के मशरक प्रखंड क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं लोग सरकारी गाइडलाइन से बेपरवाह खुलेआम शादी समारोह में बिना मास्क के मौज उड़ा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे बिहार में सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कई बंदिशें भी लगा दी गई हैं। कई जगह इसका पालन भी हो रहा है, मगर मशरक थाना क्षेत्र में इन नियमों की खुलकर उल्लंघन देखा जा रहा है। मशरक में जहां नाइट कर्फ्यू के दौरान बार बालाओं के ठुमके पर रात भर गांव वाले नाचते और झूमते दिखाई दिए। तस्वीरें आपके सामने छपरा से, जहां सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। रात भर बार बालाओं के ठुमकों पर गांव वाले थिरकते रहे और सरकार के द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें, ये मामले सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा संख्या में जो भीड़ मौजूद हुई है, इसकी इजाज़त किसने दी, इसकी अनुमति किसने दी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसके अनुसार नाइट कर्फ्यू है और रात में कोई भी शादी समारोह में इस तरीके की भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकती। और ऐसे मामले लगातार सरकार की जो गाइडलाइंस है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए सामने आ रहे हैं। छपरा की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से बार बालाओं ने पूरी रात जमकर ठुमके लगाए। इसके साथ ही ग्रामीण भी बार बालाओं के साथ थिरकते हुए दिखाई दिए। वहीं समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां अपराधियों ने व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। शहर के गोल रोड में अपराधी 3,50,000 रुपए और अन्य महत्वपूर्ण कागजात लेकर फरार हो गए। इसकी पूरी जानकारी नगर थाना को दी गई। नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी को खंगालकर मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अपराधियों ने एक व्यापारी से कुछ नकदी और इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण कागजात भी लूट लिए। जिस तरीके से यूपी में लगातार अपराधियों का तांडव देखा जा रहा है, ऐसे में व्यापारी से 3.5 लाख रुपए की लूट की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ नकदी और महत्वपूर्ण कागज लेकर अपराधी वहां से फरार हो गए और फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। जिले के साथ साथ पूरे राज्य में संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 29 अप्रैल से 4 बजे ही दुकान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर में घूम घूम कर दुकानों को बंद कराया गया और नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया। शेखपुरा की ये तस्वीर है, जहां पर पुलिस के द्वारा घूम घूम कर दुकानों को बंद करवाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो नई गाइडलाइंस बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई है, इनके अनुसार 4 बजे ही दुकानों को बंद कर देना है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने शेखपुरा से, जहां पर पुलिस ने शहर के चौक चौराहों और बाजार में घूम घूम कर जो खुली दुकानें थी उन्हें बंद करवाया। वहीं सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर में 2 कपड़े की दुकानें अवैध रूप से खुली हुई थी, जिससे बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। इस कार्रवाई से रानी हाट के दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार जिले में कपड़े की दुकान खोलने के लिए सप्ताह में 3 दिन का आदेश जारी किया गया है। और आप लोग से अनुरोध है, भीड़ ना लगाए, भीड़ ना लगा, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।
सील किया। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस का लगातार पुलिस पालन कराते हुए दिखाई दे रही है और बाजारों और चौक चौराहों पर घूमकर जो दुकानें खुली हुई हैं समय के बाद उन्हें लगातार बंद किया जा रहा है। तो पुलिस के द्वारा लगातार ये पहल की जा रही है, कदम उठाए जा रहे हैं कि सभी से कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पूरे तरीके से पालन किया जाए। और सहरसा से ये तस्वीरें जहां पुलिस ने कई खुली दुकानों को बंद कराया। वहीं मुजफ्फरपुर में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन तो बनाए गए हैं, लेकिन सच्चाई देखें तो ये बस नाम मात्र के हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पोस्टर बैनर और बांस बल्ले बांध दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो कंटेनमेंट जोन के तहत गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है और ना ही कोई दंड अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर रोक तक दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के अंदर दुकान है और होटल भी खुलेआम संचालित हो रहे हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं खुलेआम नहीं मना व्यवस्था हर चीज़ का जो सामने है देख ही रहे हैं हम लोग तैनात हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं खुलेआम नहीं मना कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग तो मना कर ही रहे हैं। मजिस्ट्रेट वगैरह कुछ है कि नहीं आता? मजिस्ट्रेट लोग आए थे, उधर गए हैं सच्चाई की। क्या आदेश है आपको? आदेश है बंदित इस क्षेत्र में इधर नहीं जाने के लिए किसी आदमी। लोग नहीं मान रहे, अभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा फोन लाइन पर मौजूद। शिव, जिस तरीके से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ऐसे में पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है और लगातार जो दुकानें समय के बाद खुली हुई हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है, लेकिन कई जोन ऐसे हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, लेकिन फिर भी वहां पर आवाजाही लगातार रूप से जारी है। बिहार में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के जिले के कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ पोस्टर बैनर और बांस बल्ले दिखा जाता है, लेकिन वहां पर ना तो कंटेनमेंट के जोन के तहत सरकार के गाइडलाइन का धज्जियां लाख जिला प्रशासन द्वारा उड़ाई जा रही है। साथ ही प्रशासन के द्वारा ना तो कोई दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त की गई है, ना ही कंटेनमेंट जोन के आवाजाही में पर कोई रोक देखी जा रही है। जी शिव, अगर आंकड़ों की बात करें तो मुजफ्फरपुर में कोरोना का आंकड़ा क्या है? जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन 5 से 6 पॉजिटिव आते हैं, 15 से 20 की मौतें भी प्रतिदिन हो रही है इसको देखते हुए। और जहां तक कंटेनमेंट जोन की बात आ गई तो इसमें 4 मेगा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और 1100 से अधिक कंटेनमेंट जोन भी पहले से चल रहा है। जी शिव, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपने पुलिसकर्मी के कई चेहरे देखे होंगे, कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं जो अच्छे काम करते नजर आते हैं। बस यूं कहें कि खाकी में इंसान भी होता है। ऐसा ही एक नज़ारा पटना के डाक बंगला चौराहा पर देखने को मिला, जहां स्ट्रीट डॉग के लिए ट्रैफिक महिला पुलिस मददगार बनी। ट्रैफिक महिला पुलिस पिछले लॉकडाउन से ही सड़कों पर रहने वाले बेजुबान स्ट्रीट डॉग को निवाला दे रही है। एक बार फिर से लॉकडाउन या फिर कह सकते हैं जो परिस्थितियां बनी थी 2020 में, वही परिस्थितियां तस्वीरें आपके सामने, जहां लगातार पुलिस की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में एक मानवता से भरी ये तस्वीर, जहां पर एक महिला ट्रैफिक पुलिस ने वो पिछले लॉकडाउन से ही बेजुबान जो स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें खाना खिला रही है और ऐसे में इस बार भी पटना की सड़कों पर उन्हें स्ट्रीट डॉग्स के साथ देखा जा रहा है और लगातार वो इन बेजुबानों को खाना खिला रही है। और डाक बंगला चौराहे का एक पूरा मामला है, जहां पर लगातार महिला ट्रैफिक पुलिस इन स्ट्रीट डॉग्स की मदद करते हुए दिखाई दे रही है और लगातार इन्हें खाना दे रही है। बिस्किट खिलाए जाते हैं। लोग इससे बचने के लिए अपने आप को घर में कैद कर रहे हैं। एक बार फिर से लॉकडाउन जो परिस्थितियां बनी 2020 में, तो जहां एक तरफ खाकी की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें लगातार बदतमीजी और मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसे में एक पटना से ये तस्वीर सामने आई जहां बेजुबान स्ट्रीट डॉग को निवाला दे रही है महिला ट्रैफिक पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन